यहाँ आपके द्वारा दी गई छवि के ग्रुप ए बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQS के सही उत्तर और उनके समाधान क्रमानुसार दिए गए हैं। ग्रुप ए बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS माइनस उत्तरमाला। 1. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के चिन्ह कब दिखाई देने लगे थे? और ए 1750 माइनस 1870 ई में, और बी 1830 माइनस 1870 ई, ए सी 1870 माइनस 1890 ई में, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए 1750 माइनस 1870 ई में। व्याख्या। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1750 के दशक के आसपास मानी जाती है। 2. डाक टिकट का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ए 1840, बी 1860, सी 1850, डी 1855। सही उत्तर ए 1840। व्याख्या। विश्व का पहला आधिकारिक डाक टिकट पेनी ब्लैक 1840 में यूनाइटेड किंगडम यूके में जारी किया गया था। 3. बेल्जियम में रेल निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? ए 1834, बी 1830, सी 1820, डी 1815। सही उत्तर ए 1834। व्याख्या। बेल्जियम में पहली रेलवे लाइन के निर्माण की योजना और कार्य 1834 में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और 1835 में पहली ट्रेन चली। 4. समस्त बेल्जियम में रेल लाइन कब स्थापित हो गई? ए 1844, बी 1820, सी 1822, डी 1819। सही उत्तर ए 1844। व्याख्या। 1844 तक बेल्जियम के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाला प्रमुख रेलवे नेटवर्क पूरी तरह स्थापित हो चुका था। 5. बेल्जियम कब यूरोप का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया? ए 1870, बी 1860, सी 1855, डी 1865। सही उत्तर ए 1870। व्याख्या। 1870 के दशक तक बेल्जियम अपनी भारी मशीनरी, कोयला और कपड़ा उद्योग के विकास के कारण यूरोप के सबसे अग्रणी औद्योगिक देशों में शामिल हो गया था। 6. 1830 ई के सुधारवादी आंदोलन में किस वर्ग ने भाग लिया? माइनस ए पूंजीपतियों ने, आ बी मजदूरों ने, सी विचारकों ने, और डी सैनिकों ने। सही उत्तर ऑफ बी मजदूरों ने बाय ऑफ ए पूंजीपतियों ने, मध्यम वर्ग। व्याख्या। यहां सुधारवादी आंदोलन का संदर्भ औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिकों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के अधिकारों के लिए हुए आंदोलनों से है। पश्चिम बंगाल बोर्ड की पाठ्यपुस्तक के मुख्य संदर्भ के अनुसार और बी मजदूरों ने या मध्यम वर्ग, पूंजीपतियों, व्यवसायियों दोनों का योगदान था, लेकिन व्यापक जनांदोलन के रूप में मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 7. सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? ए बेल्जियम में, ए फ्रांस में, ए सी इंग्लैंड में, और डी जर्मनी में। सही उत्तर और सी इंग्लैंड में। व्याख्या। आधुनिक केंद्रीय या राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना सबसे पहले 1694 ई में इंग्लैंड में हुई थी। 8. दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? माइनस ए 1867, बी 1860, सी 1890, डी 1850। सही उत्तर ए 1867। व्याख्या। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित प्रसिद्ध आर्थिक व दार्शनिक ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम खंड वर्ष 1867 में प्रकाशित हुआ था। 9. दास कैपिटल नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? माइनस ऑफ ए मार्क्स, ऑफ बी रूसो, आसी लुई ब्लान, और डी सेंट साइमन। सही उत्तर ऑफ ए मार्क्स। व्याख्या। इस प्रसिद्ध समाजवादी कृति की रचना महान जर्मन विचारक और दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने की थी। 10. ऑर्गेनाइजर ऑफ लेबर नामक पुस्तक की रचना किसने की? माइनस ए लुई ब्लान, ऑफ बी मार्क्स, एस सी सेंट साइमन, और डी रूसो। सही उत्तर ए लुई ब्लान। व्याख्या।
फ्रांसीसी समाजवादी विचारक लुईस ब्लॉन्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में श्रमिकों के अधिकारों और उनके संगठन की बात की थी। 1870 ई में किन देशों को छोड़कर सारा यूरोप कृषि प्रधान हो गया था? ए इंग्लैंड, ई फ्रांस, ए सी जर्मनी, डी सभी तीनों। सही उत्तर ऑफ डी सभी तीनों। व्याख्या 1870 ई तक इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ चुका था और ये औद्योगिक राष्ट्र बन चुके थे, जबकि यूरोप के अन्य अधिकांश भाग अभी भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। 12 जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार कब किया? ए 1830, बी 1835, सी 1833, डी 1836। सही उत्तर ए 1830। व्याख्या जॉर्ज स्टीफेंसन का प्रसिद्ध रेल भाप इंजन रॉकेट 1829-1830 ई के दौरान लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे के ऐतिहासिक परीक्षणों के बाद पूर्ण रूप से व्यावसायिक उपयोग में आया था। 13 पुरानी, धीमी, महंगी और अविश्वस्त डाक व्यवस्था को किसने बदल डाला? ए रोलैंड हिल, और बी जॉर्ज स्टीफेंसन, ए सी टेलफोर्ड और डी मैक एडम। सही उत्तर ऑफ ए रोलैंड हिल। व्याख्या सर रोलैंड हिल ने ही आधुनिक डाक प्रणाली और पेनी पोस्टेज, सस्ती व समान डाक दर की शुरुआत कर पुरानी अव्यवस्थित डाक प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया था। 14 यातायात में जलमार्ग और रेलमार्ग का विकास किस देश में सबसे पहले हुआ? ए इंग्लैंड, और बी अमेरिका, सी जापान और डी जर्मनी। सही उत्तर ऑफ ए इंग्लैंड। व्याख्या चूंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, इसलिए कारखानों के माल को तेजी से पहुंचाने के लिए नहरों, जलमार्ग और रेलमार्ग का सबसे पहला और तीव्र विकास इंग्लैंड में ही हुआ था। 15 अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना कब हुई? ए 1874, बी 1880, सी 1890, डी 1900। सही उत्तर ए 1874। व्याख्या वैश्विक स्तर पर डाक सेवाओं में समन्वय बिठाने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। 16 सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ए मैकडम, ए बी माइटले, आ सी विंडले और डी स्टीफेंसन। सही उत्तर ए मैकडम। व्याख्या स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लाउडन मैकडम ने छोटे और कंकड़ वाले पत्थरों को कूटकर मजबूत और पक्की सड़कें बनाने की आधुनिक मैकडम विधि का आविष्कार किया था। 17 पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? ए थॉमस न्यूकॉम ने, और बी जॉन के ने, एस सी माइटले ने या डी मैकडम ने। सही उत्तर ऑफ ए थॉमस न्यूकॉम ने। व्याख्या व्यावहारिक रूप से काम करने वाला पहला वाष्प इंजन स्टीम इंजन 1712 ई में थॉमस न्यूकॉम द्वारा खदानों से पानी निकालने के लिए बनाया गया था। बाद में जेम्स वॉट ने इसमें महत्वपूर्ण सुधार किए थे। 18 जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य एक गुप्त संधि कब हुई? ए 1879, बी 1870, सी 1890, डी 1900। सही उत्तर ए 1879। व्याख्या 7 अक्टूबर 1879 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एक गुप्त रक्षात्मक समझौता हुआ था, जिसे द्विगुट संधि ड्यूअल अलायंस कहा जाता है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले गुटों में से एक था। ग्रुप -बी एक शब्द अथवा एक वाक्य में। उत्तर 1 सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? उत्तर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। 2 इंग्लैंड के पश्चात सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति हुई? उत्तर
इंग्लैंड के पश्चात सर्वप्रथम बेल्जियम और फिर फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हुई। 3. बैंक ऑफ रशिया की स्थापना किसने की? उत्तर, बैंक ऑफ रशिया, स्टेट बैंक ऑफ द रशियन एम्पायर की स्थापना जार अलेक्जेंडर द्वितीय अलेक्जेंडर II ने 1860 में की थी। 4. औद्योगिक क्रांति ने मजदूर को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी बना दिया था। - ये कथन किसका है? उत्तर, ये कथन प्रसिद्ध इतिहासकार GDH कोल GDH कोल या दक्षिणपंथी समाजवादी विचारकों के विश्लेषण से प्रेरित है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार ये थॉमसन अपॉन कोल का कथन है। 5. सर्वप्रथम भाप से चलने वाली रेल इंजन रॉकेट का निर्माण कब और किसने किया? उत्तर, इसका निर्माण 1829-1830 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। 6. जर्मनी में औद्योगिक दशक कौन सा जाना जाता है? उत्तर, जर्मनी में 1850 से 1860 का दशक 1850 मुख्य औद्योगिक दशक के रूप में जाना जाता है। 7. रूस में किस शासक का काल औद्योगिक प्रगति का काल था? उत्तर, रूस में जार निकोलस द्वितीय निकोलस II और जार अलेक्जेंडर तृतीय का काल, विशेषकर वित्त मंत्री काउंट सेर्गेई विट्टे के समय तीव्र औद्योगिक प्रगति का काल था। 8. स्वेज नहर कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? उत्तर, स्वेज नहर लगभग 10 वर्षों 1859 से 1869 में बनकर तैयार हुई। 9. स्वेज नहर कितनी लंबी और चौड़ी है? उत्तर, निर्माण के समय इसकी लंबाई लगभग 164 किलोमीटर और न्यूनतम चौड़ाई लगभग 60 मीटर। आधुनिक समय में लंबाई 193 किलोमीटर थी। 10. पुर्तगाली चीन कब पहुंचे थे? उत्तर, पुर्तगाली सर्वप्रथम 1513 ई में जॉर्ज ऑल्वेरिस के नेतृत्व में चीन पहुंचे थे। 11. बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब बुलाया गया? उत्तर, बर्लिन में अफ्रीका के विभाजन को लेकर प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1884-1885 ई में बुलाया गया था। 12. प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश कब हुआ? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश 28 जुलाई 1914 ई को हुआ। 13. प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 ई को हुआ। 14. फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? उत्तर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 ई में किया था। 15. पावरलूम का आविष्कार कब और किसने किया? उत्तर, पावरलूम का आविष्कार 1785 ई में एडमंड कार्टराइट ने किया था। नोट: प्रश्न संख्या 16, 17, 18 इस सूची में मुद्रित नहीं है, सीधे 19 है। 19. कोयले से लोहा गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? उत्तर, इसका आविष्कार अब्राहम डार्बी ने किया था। 20. कच्चे लोहे की अशुद्धियों को दूर करने का तरीका किसने निकाला? उत्तर, कच्चे लोहे से अशुद्धियां दूर कर स्टील पिटवा लोहा बनाने का तरीका हेनरी बेसेमर प्रक्रिया और हेनरी कॉट ने निकाला था। 21. पेरिस कम्यून का गठन कब हुआ? उत्तर, पेरिस कम्यून का गठन 18 मार्च 1871 ई को हुआ था। 22. सॉसिमो सेंट साइमन की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर, सेंट साइमन की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक का नाम द न्यू क्रिश्चियनिटी नोवो क्रिश्चियनिज्म था। यहां आपकी नई छवि में दिए गए ग्रुप -C अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न 2 अंक के हैं कि सभी 10 प्रश्नों के सटीक और बिंदुवार उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 2 अंकों के मान से ये उत्तर पर्याप्त और टू द पॉइंट हैं। ग्रुप -C अतिलघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरमाला। 1. औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन के क्षेत्र में मानव श्रम की जगह मशीनों, भाप की शक्ति और नए आविष्कारों के कारण जो तीव्र और युगांतरकारी परिवर्तन हुए उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग धंधों का स्थान बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्री सिस्टम ने ले लिया। 2. औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? उत्तर, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1799 ई में फ्रांसीसी विद्वान जॉर्ज मिशेले ने किया था।
बाद में इस शब्द को अंग्रेजी दुनिया में लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रसिद्ध इतिहासकार आर्नोल्ड टॉइनबी को जाता है, जिन्होंने 1881-84 के अपने व्याख्यानों में इसका विस्तृत प्रयोग किया। 3. फ्रांस में औद्योगिक क्रांति किस प्रकार संपन्न हुई? उत्तर: फ्रांस में औद्योगिक क्रांति की गति इंग्लैंड की तुलना में धीमी रही। वहां 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप के शासनकाल में औद्योगिक विकास में तेजी आई। फ्रांस में रेलवे का विस्तार, बैंक ऑफ फ्रांस द्वारा पूंजी निवेश और सूती वस्त्र तथा रेशम उद्योगों में मशीनीकरण के माध्यम से यह क्रांति क्रमिक रूप से संपन्न हुई। 4. जर्मनी में औद्योगिक क्रांति किस प्रकार संपन्न हुई? उत्तर: जर्मनी में शुरुआत में राजनीतिक बिखराव के कारण औद्योगिक विकास धीमा था, लेकिन 1834 में ज़ोलवेरिन सीमा शुल्क संघ की स्थापना ने आर्थिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण और बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति के बाद भारी उद्योगों, कोयला और लोहा तथा रेलवे के तीव्र विकास से जर्मनी में औद्योगिक क्रांति तेजी से संपन्न हुई। 5. औद्योगिक क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: रूस में औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में काफी देर से शुरू हुई। इसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि वहां ट्रांस साइबेरियन रेलवे जैसी विशाल परियोजनाओं का निर्माण हुआ और तेजी से कारखाने खुले। हालांकि इसके कारण रूस में एक विशाल और शोषित श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जिसकी दयनीय स्थिति ने आगे चलकर 1917 की रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। 6. औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ? उत्तर: औद्योगिक क्रांति ने पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाज को मुख्य रूप से 2 नए वर्गों में विभाजित कर दिया। 1. पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ, जो कारखानों, मशीनों और पूंजी के मालिक थे। 2. श्रमिक वर्ग सर्वहारा, जो अपनी आजीविका के लिए कारखानों में मजदूरी करते थे और जिनका पूंजीपतियों द्वारा शोषण होता था। 7. औद्योगिक क्रांति का महिलाओं पर क्या असर पड़ा? उत्तर: औद्योगिक क्रांति के कारण महिलाओं को पहली बार घरों से निकलकर कारखानों और कोयला खदानों में काम करने के अवसर मिले, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी। हालांकि कारखानों में काम करने की स्थितियां बेहद खराब थीं। उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और 12 से 16 घंटे तक कड़ा श्रम करना पड़ता था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। 8. रेलवे के आने से विश्व के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: रेलवे के आगमन ने वैश्विक जनजीवन को पूरी तरह बदल दिया। यातायात में तेजी, दूरियां कम हो गईं और लोगों तथा भारी माल, कच्चा माल व अनाज का आवागमन बेहद सुगम और तीव्र हो गया। बाजारों का विस्तार, स्थानीय बाजार अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ गए, जिससे व्यापार और औद्योगिकीकरण को अभूतपूर्व गति मिली। 9. औद्योगिक क्रांति ने कैसे आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया? उत्तर: औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों को 2 मुख्य जरूरतें पड़ीं। पहली, कारखानों के लिए सस्ता कच्चा माल और दूसरी, तैयार माल को बेचने के लिए नए बाजार। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के कमजोर देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसने आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया। 10. औद्योगिक क्रांति का मजदूरों की दशा पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: औद्योगिक क्रांति के कारण शुरुआत में मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय और कष्टप्रद हो गई। उन्हें गंदी बस्तियों स्लम्स में रहना पड़ता था, जहां स्वच्छता का अभाव था। कारखानों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते थे। काम के घंटे 14-16 घंटे बहुत ज्यादा थे और मजदूरी बेहद कम थी। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और छोटे बच्चों का भी अत्यधिक आर्थिक व शारीरिक शोषण किया जाता था। ग्रुप डी लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 5 स्पष्ट उत्तरमाला। 1. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? उत्तर: 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। इंग्लैंड में कोयले और लोहे की खदानें बहुत पास थीं। मशीनों को चलाने के लिए कोयला और मशीन बनाने के लिए लोहा एक ही जगह मिलने से भारी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा मिला। विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड के पास भारत जैसे समृद्ध उपनिवेश थे, जहां से कारखानों के लिए बहुत सस्ता कच्चा माल जैसे कपास आसानी से मिल जाता था और तैयार माल बेचने के लिए एक बड़ा सुरक्षित बाजार उपलब्ध था। कृषि क्रांति और प्रचुर श्रम। इंग्लैंड में हुए कृषि सुधारों, बाड़ाबंदी प्रथा के कारण
छोटे किसान अपनी जमीनों से बेदखल हो गए। ये भूमिहीन लोग आजीविका की तलाश में शहरों की ओर भागे, जिससे कारखानों को बहुत सस्ते मजदूर मिल गए। पूंजी और बैंकिंग व्यवस्था। विदेशी व्यापार से इंग्लैंड के व्यापारियों के पास काफी धन पूंजी जमा था। साथ ही वहां 1694 में स्थापित बैंक ऑफ इंग्लैंड के कारण नए उद्योगों के लिए आसानी से कर्ज मिलने की सुविधा थी। 2. परिवहन व यातायात की दिशा में क्रांति किस प्रकार संपन्न हुई? उत्तर: औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों से माल को तेजी से लाने और ले जाने के लिए परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। सड़कों का आधुनिकीकरण। मैकडम प्रणाली। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैकडम ने पत्थरों को कूटकर पक्की और मजबूत सड़कें बनाने की तकनीक निकाली। इन सड़कों पर भारी मालगाड़ियां हर मौसम में आसानी से चल सकती थीं। नहरों का जाल, जलमार्ग। भारी सामान जैसे कोयला और कच्चा लोहा कम खर्च में ढोने के लिए पूरे इंग्लैंड में कृत्रिम नहरें जैसे ब्रिजवाटर कनाल खोदी गईं। इससे आंतरिक जल परिवहन बेहद सस्ता और सुगम हो गया। भाप से चलने वाले जहाज, स्टीमशिप। रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित जहाजों का सफल आविष्कार किया। इसके बाद समुद्री व्यापार हवाओं के रुख पर निर्भर न रहकर नियमित, सुरक्षित और बहुत तेज हो गया। रेल मार्ग का आगमन। भाप के इंजन के आविष्कार ने जमीनी यातायात का चेहरा बदल दिया, जिससे कम समय में भारी मात्रा में सामान और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संभव हुआ। 3. रेलवे का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर: रेलवे का विकास औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। शुरुआती प्रयोग। प्रारंभ में कोयला खदानों के अंदर लकड़ी या लोहे की पटरियों ट्रामवे पर घोड़ों द्वारा छोटी गाड़ियां खींची जाती थीं। भाप इंजन का आविष्कार। रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहली बार रेल पटरी पर चलने वाला भाप का इंजन बनाया, लेकिन तकनीकी कमियों के कारण इसे व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। जॉर्ज स्टीफेंसन की सफलता। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला उपयोगी रेल इंजन बनाया। इसके बाद 1830 में उन्होंने अपने विश्व प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का सफल प्रदर्शन किया, जिसने लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच दुनिया की पहली व्यावसायिक ट्रेन चलाई। वैश्विक जाल। इंग्लैंड की इस शानदार सफलता के बाद पूरे यूरोप, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया, जिसने दुनिया भर के बाजारों को आपस में जोड़ दिया। 4. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा औद्योगिक क्रांति की समालोचनाएं बताएं। उत्तर: कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों में औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित बिंदु सामने रखे। वर्ग विभाजन और अत्यधिक शोषण। मार्क्स के अनुसार इस क्रांति ने समाज को 2 धड़ों में बांट दिया। एक, पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ, जिसके पास कारखाने और मशीनें थीं, और दूसरा श्रमिक वर्ग, सर्वहारा, जो सिर्फ मजदूरी करता था। पूंजीपतियों ने मजदूरों के श्रम का शोषण कर अकूत संपत्ति जमा की। मजदूरों का अलगाव, एलियनेशन। पहले एक कारीगर स्वतंत्र होकर अपनी कला से वस्तुएं बनाता था। मशीनीकरण के बाद मजदूर केवल मशीन का एक बेजान पुर्जा बनकर रह गया, जिसका अपने बनाए हुए सामान से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा। अमानवीय जीवन स्थितियां। फ्रेडरिक एंजल्स ने इंग्लैंड के मजदूरों की वास्तविक स्थिति पर लिखते हुए बताया कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने कामगारों को नारकीय गंदी बस्तियों, स्लम्स, 14-16 घंटे के कड़े श्रम और बेहद कम मजदूरी में जीने को मजबूर कर दिया। समाजवादी क्रांति की नींव। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद अपने भीतर ही अपने विनाश के बीच छिपाए हुए है। शोषित मजदूर वर्ग अंततः एकजुट होकर एक हिंसक क्रांति के जरिए इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और समाजवाद की स्थापना करेगा। 5. औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपनिवेशों के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर: औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों की जरूरतों को इस तरह बदल दिया कि दुनिया भर में उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म का तेजी से विस्तार हुआ। कच्चे माल की निरंतर मांग। मशीनों को लगातार चालू रखने के लिए कपास, रबर, जूट, नील, कोयला और विभिन्न खनिजों की भारी मात्रा में आवश्यकता थी। इन संसाधनों को हासिल करने के लिए यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के समृद्ध देशों को अपना निशाना बनाया। नए बाजारों की तलाश। मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन इतनी प्रचुरता और तेजी से हुआ कि यूरोपीय देशों के अपने घरेलू बाजार पूरी तरह भर गए। इस अतिरिक्त तैयार माल को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए उन्हें नए और नियंत्रित बाजारों, उपनिवेशों की सख्त जरूरत पड़ी। अधिशेष पूंजी का निवेश। औद्योगिक क्रांति से अमीर हुए यूरोपीय पूंजीपतियों के पास भारी मात्रा में धन, सरप्लस कैपिटल जमा हो गया था। अपने देशों की तुलना में पिछड़े उपनिवेशों में रेलवे, बागान और खदानों में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि वहां जमीन और मजदूर बहुत सस्ते थे। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता। इन आर्थिक हितों की रक्षा के लिए
ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और बाद में जर्मनी व इटली के बीच अधिक से अधिक उपनिवेशों पर कब्जा करने की एक अंधी होड़ शुरू हो गई, जिसके कारण 19वीं सदी के अंत तक लगभग पूरा एशिया और अफ्रीका गुलाम बना लिया गया। ग्रुप डी लघु उत्तरीय प्रश्न 6 से 10 स्पष्ट उत्तरमाला। 6. औद्योगिक क्रांति में टेलीग्राफ व्यवस्था का उल्लेख करें। उत्तर: औद्योगिक क्रांति के दौरान संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ तार व्यवस्था का आविष्कार एक मील का पत्थर था, जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक और प्रशासनिक गति को बदल दिया। सूचनाओं का तीव्र आदान प्रदान। टेलीग्राफ के आने से पहले संदेशों को पहुंचने में हफ्तों का समय लगता था। इसके आविष्कार के बाद व्यापारिक सूचनाएं, कच्चे माल की कीमतें और बाजार की मांग से जुड़े संदेश कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने लगे। रेलवे के संचालन में सुरक्षा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ टेलीग्राफ लाइनें भी बिछाई गईं। इससे ट्रेनों के सुरक्षित संचालन, समय सारणी के प्रबंधन और रेल दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत मदद मिली। वैश्विक बाजारों का जुड़ाव। 1860 के दशक में समुद्र के नीचे अटलांटिक केबल तार बिछाए जाने से यूरोप और अमेरिका के बाजार आपस में जुड़ गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। उपनिवेशों पर मजबूत नियंत्रण। इस व्यवस्था के जरिए साम्राज्यवादी ताकतें जैसे ब्रिटेन, भारत जैसे अपने सुदूर उपनिवेशों की पल पल की जानकारी रखने और किसी भी विद्रोह की स्थिति में तुरंत सैन्य आदेश भेजने में सक्षम हो गईं। 7. औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता के आर्थिक पहलू का उल्लेख करें। उत्तर: 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों के बीच जो उपनिवेशों को हड़पने की होड़ प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई, उसके पीछे मुख्य आर्थिक पहलू निम्नलिखित थे। अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजार की खोज। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों में माल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। यूरोपीय देशों के घरेलू बाजार इतने माल के लिए छोटे पड़ गए, इसलिए उन्हें अपना तैयार माल बेचने के लिए नए बाजारों की सख्त जरूरत थी। सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता। आधुनिक उद्योगों को निरंतर चालू रखने के लिए बड़े पैमाने पर कपास, रबर, जूट, खनिज और तेल जैसे कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो एशिया और अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अधिशेष पूंजी का निवेश, सरप्लस कैपिटल। औद्योगिक मुनाफे से यूरोपीय पूंजीपतियों के पास भारी मात्रा में धन जमा हो गया था। अपने देशों की तुलना में पिछड़े उपनिवेशों में रेलवे, खदानों और बागानों में पैसा लगाना बहुत फायदेमंद था, क्योंकि वहां जमीन और श्रम बेहद सस्ते थे। संरक्षणवाद की नीति, प्रोटेक्शनिज्म। 1870 के बाद जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामानों पर भारी सीमा शुल्क, टैक्स लगा दिए। इसके कारण खुले व्यापार के मार्ग बंद हो गए और हर बड़ी शक्ति के लिए अपने नियंत्रण वाले विशिष्ट औपनिवेशिक बाजार बनाना आर्थिक मजबूरी बन गया। 8. चीन में औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता एवं लूट खसोट का उल्लेख करें। उत्तर: चीन सीधे तौर पर किसी एक देश का गुलाम नहीं बना, बल्कि वह कई यूरोपीय शक्तियों की संयुक्त लूट का शिकार हुआ, जिसे इतिहास में चीनी तरबूज का बंटवारा, मेलन कटिंग ऑफ चाइना कहा जाता है। अफीम युद्ध और जबरन व्यापार। ब्रिटिश व्यापारियों ने चीन के मना करने के बावजूद वहां अफीम की तस्करी जारी रखी। इसके परिणाम स्वरूप हुए अफीम युद्धों 1839-1860 में चीन की हार हुई। इसके बाद नानकिंग की संधि के तहत चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा और अपने बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए जबरन खोलने पड़े। प्रभाव क्षेत्रों का विभाजन, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान ने चीन के अलग अलग भौगोलिक हिस्सों को अपने आर्थिक प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया। इन क्षेत्रों की खदानों, रेलवे निर्माण और टैक्स वसूली पर इन विदेशी ताकतों का पूरा एकाधिकार हो गया। मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी। 1899 में अमेरिका ने चीन में मुक्त द्वार की नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य ये था कि सभी देशों को चीन के हर हिस्से में व्यापार करने के समान अधिकार मिले, जिससे चीन पूरी तरह से किसी एक यूरोपीय देश के नियंत्रण में न जा सके। इस व्यवस्था ने चीनी संप्रभुता को पूरी तरह खिलौना बना दिया। 9. अफ्रीका के विभाजन का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर: 1870 के दशक तक अफ्रीका का अधिकांश आंतरिक भाग बाहरी दुनिया के लिए अनजाना था, लेकिन उसके बाद इसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए यूरोपीय देशों में जो तीव्र होड़ मची, उसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। संसाधनों की खोज। हेनरी स्टेनली और डेविड लिविंगस्टोन जैसे खोजकर्ताओं ने जब अफ्रीका के घने जंगलों में रबर, हीरे, सोने और मूल्यवान खनिजों के विशाल भंडारों का पता लगाया, तो यूरोपीय शक्तियों की लार टपक गई। इसकी शुरुआत बेल्जियम के राजा द्वारा कांगो पर कब्जा करने से हुई। बर्लिन सम्मेलन
1884-1885 अफ्रीका के नियंत्रण को लेकर यूरोपीय देशों में आपस में युद्ध न हो, इसके लिए जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में अफ्रीका के मूल निवासियों की इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए नक्शे पर स्केल से लाइनें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में शांतिपूर्वक बांट लिया गया। विभाजन का परिणाम देखते ही देखते 1914 तक केवल लाइबेरिया और इथियोपिया को छोड़कर पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और पुर्तगाल का कब्जा हो गया। इस विभाजन के दौरान अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन किया गया और जनजातियों का क्रूर दमन हुआ। 10. साम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष तथा प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर: औद्योगिक क्रांति से जनित साम्राज्यवाद, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता और उपनिवेशों की भूख ने अंततः पूरी दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। औपनिवेशिक और आर्थिक झड़पें 1871 के बाद जर्मनी का औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उसके पास ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना में बहुत कम उपनिवेश थे। नए बाजारों पर कब्जा करने की जर्मनी की इस चाहत ने मोरक्को संकट और बाल्कन प्रायद्वीप में यूरोपीय शक्तियों रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। गुप्त संधियों और गुटों का निर्माण अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए यूरोप दो बड़े सशस्त्र गुटों में बंट गया। एक तरफ त्रिगुट संधि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली थी और दूसरी तरफ त्रिदेशीय मैत्री ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसके कारण एक देश का युद्ध स्वतः ही पूरे यूरोप का युद्ध बनने के लिए तैयार था। सैन्यीकरण और हथियारों की होड़, आर्थिक वर्चस्व की इस लड़ाई के कारण सभी प्रमुख देश अपनी सेना और नौसेना को आधुनिक व विशाल बनाने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए, जैसे ब्रिटेन और जर्मनी के बीच छिड़ी नौसैनिक प्रतिस्पर्धा। तत्कालिक कारण और युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सारायेवो में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया और गुटबाजी तथा पुरानी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता के कारण रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भी एक-एक कर युद्ध में कूद पड़े। इस प्रकार 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का आधिकारिक श्री गणेश हुआ। वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के इतिहास के अध्याय 4 औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के ग्रुप -E वर्णात्मक प्रश्न के सभी प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. औद्योगिक क्रांति क्या है? यह कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति का अर्थ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन के क्षेत्र में मानव श्रम की जगह मशीनों, नई तकनीकों और कारखानों फैक्ट्री सिस्टम के उपयोग से जो तीव्र और युगांतकारी परिवर्तन हुए उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसके कारण घरेलू कुटीर उद्योग समाप्त हो गए और बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन शुरू हुआ। समयकाल औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लगभग 1750-1760 के दशक में इंग्लैंड से हुई थी और ये 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे यूरोप में फैल गई। 2. इंग्लैंड और महादेश में औद्योगिक क्रांति का तुलनात्मक वर्णन करें। इंग्लैंड और यूरोपीय महादेश जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि में औद्योगिक क्रांति के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। शुरुआत और गति इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले 18वीं सदी में और प्राकृतिक रूप से शुरू हुई, जबकि यूरोपीय महादेश में ये काफी बाद में 19वीं सदी में और धीमी गति से शुरू हुई। सरकारी भूमिका इंग्लैंड में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम था। मुक्त व्यापार नीति जबकि यूरोपीय महादेशों में सरकारों ने खुद उद्योगों को बढ़ावा देने, रेलवे निर्माण और आर्थिक मदद में सक्रिय भूमिका निभाई। पूंजी और बैंक इंग्लैंड में निजी व्यापारियों और बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी थी, जबकि महादेश के देशों में पूंजी की कमी के कारण सरकारों या बड़े व्यापारिक बैंकों जैसे फ्रांस का क्रेडिट मोबिलियर पर निर्भर रहना पड़ा। कच्चा माल इंग्लैंड के पास कोयला, लोहा और विशाल उपनिवेशों जैसे भारत से मिलने वाले कच्चे माल की प्रचुरता थी, जबकि महादेश के देशों को राजनीतिक अस्थिरता और कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा। बाद में जर्मनी ने इस क्षेत्र में तेजी दिखाई। 3. औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। औद्योगिक क्रांति के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़े, जो इस प्रकार हैं। आर्थिक प्रभाव कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से वस्तुओं के दाम घटे, व्यापार और वाणिज्य का वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ तथा पूंजीवाद कैपिटलिज्म का जन्म हुआ।
सामाजिक प्रभाव। समाज स्पष्ट रूप से दो नए वर्गों में बंट गया, पूंजीपति वर्ग, कारखानों के मालिक, और श्रमिक वर्ग, मजदूर। इसके कारण तेजी से शहरीकरण हुआ, जिससे शहरों में झोपड़पट्टियां, स्लम्स बनी और मजदूरों का जीवन कष्टदायक हो गया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा। औद्योगिक देशों को अपने कारखानों के लिए सस्ते कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए नए बाजारों की जरूरत थी। इसी जरूरत ने एशिया और अफ्रीका में नए उपनिवेश बनाने की होड़ साम्राज्यवाद को जन्म दिया। यातायात में क्रांति। भाप के इंजन, स्टीम इंजन के आविष्कार से रेलवे और स्टीमशिप, भाप के जहाजों का विकास हुआ, जिसने दुनिया की दूरियां कम कर दी। 4. औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक समाज की विभिन्न समालोचनाओं का वर्णन करें। औद्योगिक क्रांति ने जहां एक तरफ प्रगति और समृद्धि दी, वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों और विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है। मजदूरों का क्रूर शोषण। आलोचकों जैसे कार्ल मार्क्स का मानना है कि औद्योगिक समाज में पूंजीपतियों ने अधिक मुनाफे के लिए मजदूरों से 14-16 घंटे तक काम कराया, उन्हें बहुत कम मजदूरी दी और महिलाओं व छोटे बच्चों से भी अमानवीय परिस्थितियों में काम लिया गया। आर्थिक असमानता। इस व्यवस्था ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को अत्यधिक गहरा कर दिया। धन का संकेंद्रण केवल कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सीमित हो गया, जबकि बहुसंख्यक आबादी गरीबी में जीने को मजबूर हुई। मानवीय मूल्यों और स्वास्थ्य का ह्रास। कारखानों के गंदे वातावरण और शहरों की बदहाली के कारण मजदूरों का स्वास्थ्य खराब हुआ। लघु और कुटीर उद्योग नष्ट होने से करोड़ों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। पर्यावरण प्रदूषण। बड़े बड़े कारखानों और कोयले के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और वायु प्रदूषण की शुरुआत हुई, जिसने मानव जीवन को संकट में डाल दिया। 5. औद्योगिक क्रांति में यातायात और संचार का विकास का उल्लेख करें। औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार माल को बाजारों तक भेजने के लिए यातायात और संचार में क्रांतिकारी बदलाव हुए। सड़क निर्माण। जॉन मैकडम ने पक्की और टिकाऊ सड़कें बनाने की मैकाडमाइज्ड पद्धति विकसित की, जिससे भारी मालगाड़ियों का आवागमन आसान हो गया। नहरों का विकास। भारी माल जैसे कोयला और लोहा को कम लागत में ढोने के लिए बड़े पैमाने पर नहरों, कैनाल्स का जाल बिछाया गया, जैसे इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर की नहर। रेलवे का आविष्कार। जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा भाप से चलने वाले रेल इंजन ऑफ रॉकेट के आविष्कार ने यातायात में क्रांति ला दी। 1825 में पहली बार स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच ट्रेन चली, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही बेहद तेज हो गई। जल परिवहन। रॉबर्ट फुल्टन ने भाप से चलने वाले जहाज स्टीमशिप का आविष्कार किया, जिसने समुद्री व्यापार को हवा के रुख पर निर्भर रहने से आजाद कर दिया। संचार में क्रांति। सैमुअल मोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आविष्कार ने संदेशों को पलक झपकते ही दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना संभव बना दिया, जिससे व्यापारिक और राजनीतिक निर्णय तेज हो गए। 6. ब्रिटिश साम्राज्य के रत्न रूप में भारत निर्यातक से आयातक में रूपांतरण का उल्लेख करें। औद्योगिक क्रांति से पहले भारत एक समृद्ध निर्यातक एक्सपोर्टर देश था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इसे पूरी तरह बदलकर एक आयातक इंपोर्टर देश बना दिया। इस प्रक्रिया को विऔद्योगिकीकरण डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। कच्चे माल का निर्यातक बनाना। इंग्लैंड के सूती वस्त्र कारखानों को भारी मात्रा में कपास की जरूरत थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को केवल कच्चे माल, कपास, नील, जूट का निर्यातक बना दिया। तैयार माल का आयातक बनाना। मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों में मशीनों से बने सस्ते कपड़ों को भारतीय बाजारों में भारी मात्रा में खपाया जाने लगा, जिससे भारत तैयार कपड़ों का आयातक बन गया। भेदभावपूर्ण शुल्क नीति। भारतीय हस्तशिल्प और सूती कपड़ों पर इंग्लैंड में भारी टैरिफ लगाया गया ताकि वे वहां न बिक सकें, जबकि ब्रिटिश मशीनी कपड़ों को भारत में बिना किसी टैक्स के बहुत कम दामों पर बेचा गया। घरेलू उद्योगों का पतन। मशीनों से बने सस्ते कपड़ों का मुकाबला न कर पाने के कारण भारत के पारंपरिक हथकरघा और कुटीर उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गए और भारत अपनी ही संपदा खोकर ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कमाऊ शिरोमणि रत्न जूल इन द क्राउन बन गया। 7. औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के बीच नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की तीव्र होड़ शुरू हुई, जिसे नव साम्राज्यवाद या औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता कहा जाता है। कच्चे माल और बाजार की तलाश। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में उत्पादन बहुत बढ़ गया था। उन्हें अपने कारखानों के लिए सस्ते कच्चे माल और तैयार माल बेचने के लिए नए बाजारों, उपनिवेशों की सख्त जरूरत थी। पूंजी निवेश। यूरोपीय पूंजीपतियों के पास अत्यधिक धन, अतिरिक्त पूंजी जमा हो गया था।
वे एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों में रेलवे, खदानों और बागानों में निवेश कर भारी मुनाफा कमाना चाहते थे। अफ्रीका का बंटवारा, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, 1884-85 की बर्लिन कांग्रेस में यूरोपीय शक्तियों ने बिना किसी युद्ध के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को आपस में एक मानचित्र पर स्केल रखकर बांट लिया। उग्र राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव, अधिक से अधिक उपनिवेश रखना किसी भी यूरोपीय देश के लिए राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। परिणाम, इस अंधी औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता, विशेषकर जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ने यूरोपीय देशों को गुटबाजी और हथियारों की होड़ की तरफ धकेला, जिसने अंततः प्रथम विश्व युद्ध 1914 की पृष्ठभूमि तैयार की।